सीबीडी चेयरमैन रवि अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि बजट में जो चीज़ें आई हैं उनके मायने क्या हैं। सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे, विवाद से विश्वास स्कीम दोबारा वापस लाई गई है, क्या वजह रही है और पिछली स्कीम से ये किस तरह से अलग होगी? जो दोबारा ये स्कीम लाई गई है उसकी दो वजह हैं कि एक तो जो डिमांड है डिस्प्यूटेड, करीब 5 लाख केसेस में डिमांड डिस्प्यूटेड है। तो क्योंकि पहले वाली स्कीम बहुत सफल रही थी, तो फिर से एक प्रयास है कि इस बार भी उस स्कीम के ज़रिए जो डिस्प्यूटेड डिमांड है उसको कम किया जाए और अर्ली रेजोल्यूशन किया जाए उस डिमांड का। करीब 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर्स ने पिछली बार स्कीम को उसका लाभ उठाया था। आशा करते हैं कि इस बार भी इसी तरह से लोग आएंगे, सामने आएंगे और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के जो नई चीज़ें आई हैं वो लोगों को चिंता में डाल रही हैं। आपके ज़रिए हम जानना चाहेंगे कि असल में हुआ क्या है और लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है या उनके ऊपर अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या कैपिटल टैक्स की जो रिजीम जो अब इस बजट में आई है, उसका पर्पस था सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि अपने आप में कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स टैक्स को कंप्यूट करना अलग अलग एसेट्स के कंटेक्स्ट में डिफ़िकल्ट था। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स में 3-4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो अभी तक अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग था। किसी का 3 साल था, किसी का 2 साल था, किसी का 1 साल था। उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि जितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका 1 साल, जितने नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका 2 साल। तो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया तो आम जनता को भी पता है कि होल्डिंग पीरियड क्या है। दूसरा था इसमें कि इंडेक्सेशन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन था, जो कि 2001 की वैल्यू, जो बेस वैल्यू थी फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर इंडेक्सेशन लगता था। अगर हम 2024 तक देखें तो 2001 के बनिस्बत करीब 3.5 गुना इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। यानी कि अगर किसी की फेयर मार्केट वैल्यू किसी एसेट की 2001 में 1 लाख रुपए थी, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 3.5 लाख हो जाएगा। और उस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो सेल प्राइस थी उसको माइनस कर देते थे और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आता था और उसके ऊपर 20% टैक्स लगता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक हुआ और उसके ऊपर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब आप अगर प्रॉपर्टीज़ को हम लेके चलें, क्योंकि मेजर कंसर्न यही है, प्रॉपर्टीज़ का ही है, तो आप ये देखोगे कि पिछले सालों में प्रॉपर्टीज़ के दाम जो हैं बढ़े हैं। तो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया और उससे निकल कर आता है कि अगर पिछले 10 साल को देखें, किसी ने 2014 में कोई प्रॉपर्टी लिया है और 2024 में उसको सेल करना चाहता है, तो यानी 10 साल हुए। 10 साल में अगर प्रॉपर्टी के दाम 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं तो नई टैक्स जो अभी प्रपोजल है वो बेनिफिशियल है। अब आप ये देखो कि मोस्टली प्रॉपर्टी के दाम पिछले 10 साल में 2.5 गुना से ज़्यादा तो बढ़े हैं। तो जब 2.5 गुना से ज़्यादा, जैसे ही आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि कैपिटल गेन्स तो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर माइनस जो हो रहा था वो इंडेक्सेशन हो रहा था, लेकिन टैक्स ऑन कैपिटल गेन जो है वो कम आता है। इसी तरह से अगर हम 2001 से चलें कि अच्छा किसी की प्रॉपर्टी सपोज 1990 की है, उसने लिया, तो उसका कैपिटल गेन्स कितना बढ़ेगा? तो पहले भी ये था कि अगर 1990 की प्रॉपर्टी है तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, उसका वैल्यूएशन कर लो, और वहाँ से इंडेक्स कॉस्ट लगती थी। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन्स तो 2000 की वैल्यू लेंगे, 2001 की वैल्यू लेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और जो हमने जो कैलकुलेशन किया उससे निकल कर आता है कि अगर 2001 से 2024 के बीच में 7.5 गुना प्रॉपर्टी के दाम अगर बढ़े हैं तो नया टैक्स रिजीम बेटर होगा। अब 2001 से 2024 तक 7.5 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं प्रॉपर्टी के दाम,
तो जैसे ही अगर हम इसको देखेंगे किसी प्रॉपर्टी को और उसमें 7.5 से ज़्यादा है तो ये नया टैक्स रिजीम बेटर है। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ एरियाज़ में हो सकता है कि 7.5 की जगह 7 गुना बढ़े हों या 6 गुना बढ़े हों, ठीक है, लेकिन वो नंबर जो है कम होगा, तो उसमें हो सकता है टैक्स ज़्यादा लगे, लेकिन वो नंबर कम होगा। दूसरा, ऐसी प्रॉपर्टीज़ में भी जहाँ पर करदाता ये सोचता है कि अच्छा मैं ये सेल करके और नया एसेट ले लूँ, तो वहाँ पर भी बेनिफिट अभी जैसे पहले था वैसे ही है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। वहाँ कोई चेंज नहीं है। और काफ़ी परसेंटेज ऐसी होती है कि भाई पुराना मेरा घर है उसको मैंने सेल कर दिया और नया घर ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर अगर 7.5 गुना से कम भी है और आपने उसको सेल किया और उसका नया आपने खरीद लिया तो नहीं लगेगा। तो अगर हम होलिस्टिकली देखें इसको तो एक तो ये सिंप्लीफिकेशन है, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन है, तीसरा जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम हो गया, 12.5% हो गया। आप सोचो कि कोई भी इंडिविजुअल, किसी की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उसको 30% टैक्स लगता है और प्लस उसके ऊपर सरचार्ज भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर कैपिटल गेंस पे 12.5%, तो बहुत डिफरेंस है, पहले 20% था, ठीक है। तो हम उस चीज़ को भी देखें, उसको भी अप्रिशिएट करें। मेरे हिसाब से अगर टैक्स पेयर अपनी प्रॉपर्टी जो उसने होल्ड कर रहा है उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेगा कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसमें कितने गुना दाम बढ़ा, तो ज़्यादा लोग जो हैं सेटिस्फाइड होंगे नई प्रणाली से। टैक्स को बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई जा रही है, उस कमेटी के जिम्मे किस तरह के काम रहेंगे सर? प्रस्ताव आ सकते हैं कि पुरानी खत्म कर दिया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमेटी का ये मैंडेट नहीं है, कमेटी का बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है। बेसिकली जब रिव्यू की बात हो रही है तो रिव्यू में सिर्फ इतना है कि भाई हम ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको हम सरल कैसे प्रेजेंट कैसे करें सरल। ऐसा नहीं है कि पूरा सब नया लिख देना है, वो सब कुछ नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने इनकम टैक्स एक्ट देखा है, पढ़ा है उसको? आपने पढ़ा है एज ए टैक्स पेयर कि नहीं? बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें आपने, तो आपको लगा होगा कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये जो भाषा जो है इसकी क्लिष्ट है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है ना, इसको बेटर वे में लिखा जाता तो साइड तो रीराइट नहीं करना है, बहुत उसको रिव्यू करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो कि उसको बेटर लिखा जा सकता है जिससे वो ज़्यादा टैक्स पे फ्रेंडली हो। एक आम करदाता उसको जो ये अपना रेगुलेशन है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो सरल लगना चाहिए। तो बेसिक मंशा यही है कि उसको रिव्यू करें, जो उसमें ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आज की तारीख में एप्लीकेबल ही नहीं है उनको हटाया जाए। ऐसी कुछ प्रावधान हैं जो कि एक्ट में 2 जगह लिखे हुए हैं, सेम चीज़ 2 जगह लिखी हुई है, तो उसको हटाया जाए। क्या कुछ हम उसको बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे टेबल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, या किस तरह से करें जिससे कि बड़ा एक ईजी रीडिंग हो जाए उस एक्ट की, ठीक है। तो वो जो है एक्सरसाइज 6 महीने में की जाएगी और उस हिसाब से आशा करते हैं कि रिव्यू के बाद इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने में लोगों को उतनी हिचकिचाहट नहीं होगी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोफेशनल्स को हमेशा एटलीस्ट जो कॉमन करदाता है उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वो प्रोफेशनल के साथ उसकी असिस्टेंस ले, उसकी हेल्प ले, खुद ही एक्ट पढ़े और उससे जो है अपना उसको कंप्लाई करे। सर, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को आसान किया है, चाहे विवाद से विश्वास स्कीम की बात की जाए या पुराने मामलों को खोलने की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें आयकर विभाग की तरफ से आसान की गई हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। लोगों के नाम पर उनकी खुद की उतनी आमदनी नहीं होती है जितने उनके पैन कार्ड के साथ में फ्रॉड होते हैं, आधार कार्ड के साथ में फ्रॉड होते हैं, और उनके ऊपर जो देनदारी हो जाती है आयकर विभाग की तरफ वो बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे मामलों से किस तरह से आप लोग निपट रहे हैं? देखिए, साइबर फ्रॉड जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में ही है। साइबर फ्रॉड तो जो है वो हर एक तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि डार्क नेट की भी बात हो रही है और उसके बाद तरह तरह के हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। मोबाइल पे भी आपका फ्रॉड होता है, OTP फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये जो है इनकम टैक्स से कन्फाइंड नहीं है ये इशू। इसमें चैलेंज ये है कि एक तरफ हमारा करदाता है जो कि उतना टैक्स हैवी नहीं होगा,
और दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और कंपनीज़ हैं वो बहुत टैक्स हेवी हैं, इंडिविजुअल्स भी बहुत टैक्स हेवी हैं। तो यूज़र आईडी हुआ, पासवर्ड हुआ, जो करदाता है वो शेयर कर देता है, अपने प्रोफेशनल के साथ भी शेयर कर देता है, राइट। उससे जो है ये सब फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि ये मार्केट में ये सब चला जाता है, वो डेटाबेस है वो चला गया तो उसके बेसिस पे जो है फ्रॉड होने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से, चाहे करदाता की तरफ से और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे विभाग की तरफ से, दोनों तरफ से इसको ऊपर सचेत रहना पड़ेगा। तो विभाग की तरफ से कैसे कि जितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो जो हम अपने सिस्टम में उसको हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई सर्वर को हैक ना कर पाए। ये एक एस्पेक्ट हुआ कि सर्वर को हैक कर दिया, सर्वर को हैक कर दिया तो सारा डेटा जो है हैक हो गया, वो नहीं होना चाहिए। और करदाता की तरफ के क्या होना चाहिए कि जो उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, है ना, पैन के साथ जो लिंकिंग है, वो सब चीज़ें उसको अपना सुरक्षित रखना है। और इंटरलिंकेजेस हैं दूसरी एजेंसीज के साथ, जैसे कि बैंक्स, अब पैन है, अकाउंट नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो बैंक्स एक तरफ हो गए, OTPs जाते हैं तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। तो अलग अलग संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सबको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की तरफ सचेत रहना पड़ेगा। और ये कैट एंड माउस गेम है, आप टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो अपना कुछ और दूसरा सोल्यूशन लेकर आएंगे, फिर जो है हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, अपने हार्डवेयर को अपना रैंप अप करेंगे, तो ये चलेगा। बट हमको जो है सचेत रहने वाली बात है। जैसे कि कोई अगर SMS आया या ईमेल आया कि साहब आपका रिफंड है, ठीक है, आप इसको क्लिक कर दीजिए और रिफंड, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। OTP आया, OTP में जो है कहा कि साहब अच्छा ये नंबर पे आप डायल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमको करदाता की साइड से हमको सचेत रहना पड़ेगा। सर, आजकल रिफंड का टाइम भी चल रहा है, IT रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, AIS फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, वेबसाइट स्लो हो जाती है, खासतौर पर शाम के टाइम और वीकेंड्स पे जो ज़्यादा प्रेशर आता है, ट्रैफिक आता है, तो उस वक्त वेबसाइट स्लो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या किसी भी तरह से तारीख बढ़ाने का कोई इरादा है आयकर विभाग का, या क्या पैरामीटर जिस पर आप लोग वॉच कर रहे हैं, और अब तक कितने रिटर्न फाइल हो चुके हैं करीब करीब पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें? देखिए, पिछले साल के मुकाबले अगर हम करें तो अभी जैसे मुझको जो स्टैटिस्टिक्स दिया है, करीब 5 करोड़ रिटर्न्स आ चुके हैं। पिछली बार 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ रिटर्न्स आए थे, ठीक है। 5 करोड़ अब तक आ चुके हैं, जो कि करीब 8% पिछली बार से इसी दिन तक 8% ज़्यादा है। तो कंप्लायंस उस हिसाब से बेटर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समय सीमा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगले 5 दिन क्रूशल तो हैं, क्योंकि इस पे सिस्टम पे लोड पड़ेगा, और उसको हम वेंडर के साथ, जो इन्फोसिस हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ रेगुलरली हमारी टीम साथ में काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ सिचुएशन पता चलती है, तुरंत उसका निदान होता है, और इसीलिए ये रिटर्न्स सब आ रहे हैं। पिछले दिन कल जो है करीब 28 लाख रिटर्न आए, 28 लाख रिटर्न फाइल हुए, ठीक है ना। करीब 15 लाख रिटर्न्स आज अब तक फाइल हो चुके हैं, शाम को 5 बजे तक फाइल हो गए, और 2 लाख रिटर्न पर डे फाइल हो रहे हैं, पर आवर फाइल हो रहे हैं। तो 2 लाख रिटर्न पर आवर अगर फाइल हो रहे हैं, इसके मतलब सर्वर की कैपेसिटी हमारी पूरी है। कई बार हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी है, कहीं पर कुछ ग्लिचेस आ गए, वो तो हर एक व्यवस्था में होता है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जैसे ही पता चलता है इमीडिएटली उसका निदान होता है, और इसी की वजह से नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं। सर, जाहिर है सरकार जब अपने खजाने खोलती है खर्च बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों के ऊपर भी कमाई बढ़ाने के लिए सरकार का दबाव रहता है। तो इस बार क्या टारगेट दिया गया है और उसे अचीव करने के लिए किस तरह की नई तैयारी है? देखिए, पिछले साल हमने कलेक्ट किया था, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था 19.58 लाख करोड़, और इस साल का जो टारगेट है करीब 22 लाख करोड़ का है,
करीब 12.5% के आसपास इसमें बढ़ोतरी है। और अब तक जो है अभी के आंकड़े ये हैं कि करीब हम 22% अप हैं। तो 22% अपने आप में अच्छा है। पिछले साल से जितना अब तक कलेक्शन हुआ था पिछले साल, उससे हम 22% अप हैं। तो पूरा आशा यही है कि हम जो है ये बजट टारगेट को बिल्कुल मीट करेंगे। और देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो एक्सीड भी करेंगे। इससे टैक्स पेयर पर किसी तरह का बोझ पड़ेगा, किसी तरह का दबाव रहेगा, या उसकी आसानी से ही ये टारगेट पूरा कर लेगा? देखिए, ये जो 22% है ये लार्जली तो टैक्स पेयर स्वेच्छा से दे रहा है। क्योंकि क्या है कि हमने इतना डेटा अब जो है हम टैक्स पेयर को दिखा रहे हैं उसका, कि कंप्लायंस भी बढ़ रहा है। अब जो है वो ज़माना गया जहाँ पर ये था कि इन्फोर्समेंट से कंप्लायंस को हमको इंश्योर करना है। आज जो है हम अलग अलग जगह से, TDS हो गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से डेटा आ रहा है। करीब 225 करोड़ ट्रांजैक्शंस तो TDS के हैं। इसी तरह से थर्ड पार्टी सोर्सेज से डेटा आ रहा है, वो भी करीब 400 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शंस हैं। तो अच्छा खासा बड़ा सेट ऑफ डेटा है, 650-700 करोड़ का ट्रांजैक्शंस। और वो जो है टैक्स पेयर को दिखाई जा रही है AIS में। तो जब वो टैक्स पेयर देख रहा है उसको, तो कंप्लाई भी करेगा। अगर कोई में थर्ड पार्टी सोर्स से ही हुआ कि इसने ये चीज़ खरीदी है, यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का इतना पेमेंट है और कैश डिपॉजिट बैंक में है, वो जो है उसको दिखाया जा रहा है। और जब वो देख के उसी हिसाब से वो अपनी टैक्स प्लानिंग करता है और टैक्स देता है। और मैं इसमें आप साझा करना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में हमने एक नई स्कीम लाए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की, कि अगर ये टैक्स पेयर को पता चलता है, समय निकल गया लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ कुछ गलती हो गई थी, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो अब तक जो है 72 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल हुए हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। 72 लाख अपडेटेड रिटर्न्स लोगों ने स्वेच्छा से फाइल किया, ये देख के कि अच्छा मेरी इन्फॉर्मेशन अब कहीं अपडेट हो गई है, ये जो है मुझे एडिशनल टैक्स देना चाहिए। तो 72 लाख लोगों ने इसको अपडेट किया। तो अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डेटा बेस्ड है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे अगर AIS बनता है किसी का, उसमें कोई डेटा आता है तो SMS भी जाता है उसको कि भाई है, आप रिटर्न देख लीजिए। जब वो अपना वेबसाइट पे जाता है तो उसको पूरा AIS भी दिखता है, 26AS भी दिखता है, और उससे वो कंप्लाई कर रहा है। और इसीलिए पिछले साल करीब 8.5 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुए। और आशा यही है कि इस बार हम उसको एक्सीड करेंगे। जाहिर है, तो टैक्स विभाग का जोर ज़बरदस्ती पर नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह की व्यवस्था बनाने पर रहे कि करदाता खुद ही अपना टैक्स देख करके वो जमा कर दे। और जो लोग सुस्ती में बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि आयकर विभाग किसी भी तरह से रिटर्न की तारीख को बढ़ा सकता है, इस बारे में फिलहाल कोई भी उम्मीद अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, ETV भारत, दिल्ली।